हिंदी आजीविका की भाषा, यानी आजीविका साधक हिंदी के रूप में जब हम इस भाषा के तमाम पक्षों आयामों पर विचार करते हैं तो हमारे सामने यह स्पष्ट होता है कि भाषा कोई भी हो, देशी या विदेशी, अभ्यास अर्जित होती है। यह एक विद्या है, यह एक ऐसा अनुशासन है कि बिना अभ्यास के हम उसको बढ़ा भी नहीं सकते और जीवित भी नहीं रख सकते। ऐसा कहा जाता है कि भाषा बहता नीर है, एक नदी की तरह कलकल करती हुई अजस्र गति से यदि चलती रहती है तो प्रगतिशील हो जाती है, गतिमान हो जाती है, जीवंत बनी रहती है। यदि पानी रुक जाए तो सूख जाता है, सड़ जाता है। इसलिए ज्ञान की भाषा, विज्ञान की भाषा, स्वाध्याय की भाषा, किसी भी तरह की भाषा की बात करें, उसका वस्तुतः अभ्यास से अर्जित होना यह असंदिग्ध है। कोई पैतृक संपत्ति नहीं है भाषा कि माता पिता से, भाई बहन से वह हमें विरासत में मिल जाएगी। ये तो कमानी पड़ती है। इसलिए भाषा में अधिकार अर्जित करना पड़ता है। कहते भी हैं ना कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हम भाषा में रोजी रोटी अर्जित करें, कामकाज का अधिकार हासिल करें, तो उस भाषा पर हमें आधिकारिक ज्ञान बनाना होता है। इसलिए रोजगार प्राप्त करने का संकल्प अत्यंत महत्वपूर्ण है और भाषा अर्जित करना एक साधना है। इसलिए शब्दों की साधना, व्याकरण की साधना, वाक्य विन्यास आदि की साधना, अनुशासन से जोड़कर भाषा के स्वरूप की और भाषा की अवधारणात्मक शब्दावली की साधना, ये भी हमें करना पड़ता है। हम कहते हैं कि यदि नौकरी करनी है, भाषा के माध्यम से रोजगार अर्जित करना है, तो अर्जुन की तरह मछली की आंख पर आंख लगाने की कला विकसित करनी आवश्यक है। हमें किस दिशा में जाना है, किस क्षेत्र में जाना है, हमारा उस अनुशासन में अभिरुचि हमें कहाँ ले जाती है, हमारा रुझान क्या है और किस अनुशासन में हमारी गति है। हिंदी की रचनात्मकता का उपयोग हम कहाँ करना चाहते हैं, हमें स्वतः यह तय करना होता है और करना चाहिए। इसलिए अंतःकरण की इस आवाज़ को सुनना, परखना, यह भी अत्यंत आवश्यक है। हमें वाचन कला से जुड़ना है, लेखन कला से जुड़ना है, सृजन कला से जुड़ना है, अनुवाद कला से जुड़ना है, कोश कला से जुड़ना है, संचार माध्यमों में आधिकारिक कलात्मक ज्ञान इससे जुड़ना है। ये हमें तय करना होगा। इसलिए रोजगार के अवसरों को उद्घाटित करने के लिए हमें अपने भीतर से अपनी अभिरुचि को पहचानने की आवश्यकता है। हम कंप्यूटर अनुप्रयोग में दक्ष हैं, हम मशीनी अनुवाद की प्रविधियों और प्रक्रियाओं से वाकिफ़ हैं, परिचित हैं, उसके बोध से हमारी सीमाओं और शक्तियों की समझ विकसित होती है। इन सब पर भी हमें विचार करना है। इसलिए हिंदी में रोजगार के, हिंदी में आजीविका के तमाम तरह के कामकाज के अवसर, इन पर विचार करें तो शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षण के क्षेत्र में यानी एजुकेशन और टीचिंग, प्रशिक्षण के क्षेत्र में यानी ट्रेनिंग के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में बहुत से अवसर हैं। आज कुशल, सक्षम और अधिकारी अनुवादकों की देश को अत्यंत आवश्यकता है, जिसे 2 भाषाओं का ज्ञान हो, हिंदी अंग्रेजी जानता हो, हिंदी फ्रेंच जानता हो, हिंदी तमिल जानता हो, हिंदी तेलुगु जानता हो। इस तरह देश की या विदेश की कोई एक भाषा और भारत की कोई एक भाषा, इन दोनों में वह अगर आधिकारिक रूप से अनुवाद कर सकता है तो उसके लिए रोजगार के बहुत अच्छे अवसर आज उपलब्ध हैं। उच्च शिक्षा में, तकनीकी शिक्षा में, विज्ञान की शिक्षा में, चिकित्सा की शिक्षा में, विधि के क्षेत्र में आज इसी तरह के जो हिंदी के भी ज्ञाता हों, हिंदी के प्रयोग के आधिकारिक विद्वान हों, ऐसे हिंदी कार्यान्वयन को सार्थकता प्रदान करने वाले विशेषज्ञों की ज़रूरत आज देश को है। सर्वाधिक आवश्यकता शिक्षा के क्षेत्र में है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भी अनुवाद और अनुवादकों को नए भारत के निर्माण का एक सशक्त, सार्थक, सहायक, साधक और साधन यह बताया। आज हिंदी और भारतीय भाषाओं के शिक्षण क्षेत्र में देश विदेश की भाषाओं ने अनुवाद के माध्यम से क्रांति पैदा की है।
यदि हम सफल और सार्थक शिक्षक बनना चाहते हैं, प्राध्यापक या प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो अनुवाद कला में सिद्धस्त होना, हिंदी भाषा के आधिकारिक ज्ञान से संपन्न होना, यह अत्यंत आवश्यक है। शिक्षक की भाषा, उसकी संप्रेषणीयता, संप्रेषणीय शक्ति, उसकी शाब्दिक संपदा, उसका ज्ञान, अवधारणात्मक शब्दावली की समझ, अनुशासन विशेष की विशेषज्ञता अर्जित करने की कला, ये सब हमें भाषा के ज्ञान से, भाषा के अभ्यास से, अनुवाद की कलात्मकता से, इन सब से अर्जित हम कर पाते हैं। हम जानते हैं कि भाषा का प्रयोग एक कलात्मक प्रयोग भी है, उसकी वैयाकरणिक समझ एक वैज्ञानिक प्रयोग भी है, उसकी शास्त्रीय समझ एक अनुशासनात्मक प्रयोग भी है। इसीलिए हम भाषा को उसके कला पक्ष से, विज्ञान पक्ष से, शिल्प पक्ष से जोड़कर देखते हैं। अनुवाद को भी हम कभी कला मानते हैं, कभी विज्ञान मानते हैं, कभी शिल्प मानते हैं। शिक्षक अनुवादक को इन सभी में दक्षता प्राप्त करने के साथ साथ भाषा के प्रयोग, अनुप्रयोग, अनुवाद आदि इन सब क्षेत्रों की समझ विकसित करनी होती है। एक प्रभावी, एक लोकप्रिय, एक स्थापित शिक्षक यदि बनना है, हमें प्राथमिक शिक्षा में जाना हो, माध्यमिक शिक्षा में जाना हो, उच्च शिक्षा में जाना हो या उच्चतर शिक्षा में जाना हो, हमें तकनीकी शिक्षा में जाना हो, हमें प्रौढ़ शिक्षा में जाना हो, हमें अद्यतन अधुनातन तमाम तरह की प्रतियोगी शिक्षा से जुड़ना हो, दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन से जुड़ना हो या सोशल मीडिया की शिक्षा से जुड़ना हो, तो हमें देखना है हमारा अंतर मन क्या कहता है। हम अनुवाद से, मौलिक भाषिक प्रयोग से, अपनी शिक्षण और प्रशिक्षण की शक्ति और क्षमता से किस तरह से अपनी रचनात्मकता का परिचय दे सकते हैं। साहित्य शिक्षण हो या भाषा शिक्षण, भाषा विज्ञान का क्षेत्र हो, पत्रकारिता का क्षेत्र हो, मीडिया और अनुवाद आदि क्षेत्रों, रेडियो का, टेलीविज़न का, सिनेमा का, क्रिएटिव राइटिंग, सृजनात्मक लेखन का, इन सब का क्षेत्र हम देखें भाषा के प्रयोग पर निर्भर करता है। वास्तव में इन सभी अनुशासनों में आधारशिला तो भाषा ही है। इसलिए भाषा का शुद्ध प्रयोग, मानक प्रयोग, निर्दोष और निष्पाप प्रयोग, यह अत्यंत आवश्यक होता है। हमें विदेशियों को हिंदी पढ़ानी है, हमें हिंदी इतर भाषा भाषी भारतीयों को हिंदी पढ़ानी है, तो उसी तरह से हमें अपनी योग्यताएं सिद्ध करनी है, अर्जित करनी है और हमें द्विभाषी एक अभिव्यक्ति कला, इसको भी विकसित करना होता है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण हो या प्रशिक्षण हो, प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में, दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में, अनुवाद की शिक्षा के क्षेत्र में, मीडिया की शिक्षा के क्षेत्र में, और अगर हमें उन टीचर्स को पढ़ाना है जो भविष्य में शिक्षक बनेंगे, तो निश्चित रूप से एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में, यानी यह तय करना होगा कि हमें किस स्तर पर भाषा का प्रयोग, अनुप्रयोग, शिक्षण प्रशिक्षण के लिए अर्जित करना है। तो मूलभूत जो उपाधि है या डिप्लोमा है या सर्टिफिकेट है, वो तो हमें अर्जित करना ही है, लेकिन भाषा के प्रयोग, अनुप्रयोग की मानकता पर भी विचार हमें करना है। इस दृष्टि से हम विधिवत, चाहे अनुवाद कला हो, चाहे समाचार लेखन हो, चाहे समाचार वाचन हो, चाहे आँखों देखा हाल प्रस्तुत करने की कला हो, शब्द चयन की, शब्दों के पिरोए जाने की कला हो, इन सब को हम देख सकते हैं, जिसको हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इन सभी स्तरों पर विशेषज्ञता से जोड़कर अर्जित भी कर सकते हैं और अभ्यास भी कर सकते हैं। और आज की दुनिया तो वास्तव में भाषाई प्रौद्योगिकी की दुनिया है। भाषा अपने आप में एक टेक्नोलॉजी बन गई है। इसलिए हमारे जीवन में, घर में, कार्यालय में, समाज में, देश विदेश में हम भाषा और अनुवाद की अनिवार्यता को समझ सकते हैं। सभी स्थलों पर, सभी कागजातों में, सभी पदार्थों में, वस्तुओं में, संवाद और संपर्क में, आवागमन में, शैक्षिक स्थलों में, चिकित्सा का क्षेत्र हो या
मनोरंजन का क्षेत्र हो, पर्यटन का क्षेत्र हो या खान पान की दुनिया हो, सभी में हम देख सकते हैं कि हिंदी भाषा के नए नए प्रयोग, नई नई शब्द संपदा, हिंदी भाषा के तरह तरह के बड़े प्रभावी अनुवाद ये हमारे सामने आ रहे हैं। यह विज्ञापनों का युग है, यह ग्लैमर का युग भी है, यह बाजार की संस्कृति का युग भी है। क्रय विक्रय के क्षेत्र में तमाम तरह के खेल या मनोरंजन या शेयर मार्केट या बाजार आदि की दुनिया, इन सब में भी हम, और तमाम तरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जिनको प्रतियोगी परीक्षा कहते हैं, उनके शिक्षण प्रशिक्षण की दृष्टि से भी हम देख सकते हैं कि हिंदी भाषा ने अपनी जगह बनाई है। अनुवाद के माध्यम से या मौलिक सृजन के माध्यम से हम दोनों ही संभावनाओं को सामने लेकर चल रहे हैं। अनेक प्रकार के रोजगार मूलक कार्य और कार्यक्षेत्र अब धीरे धीरे खुल रहे हैं, उद्घाटित हो रहे हैं। आजीविका अर्जित करने के लिए सरकार और सरकारी और गैर सरकारी सभी संस्थान अब अनुवादक नियुक्त कर रहे हैं। वरिष्ठ और कनिष्ठ अनुवादक, तत्काल भाषांतरण कर्ता या तमाम तरह के ऐसे शिक्षक प्रशिक्षक जो देश विदेश में जाकर भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, भारतीय अनुशासन आदि इनके शिक्षण से भी जुड़ रहे हैं। सरकार की कई संस्थाएं हैं जो स्कॉलरशिप देकर हमारे यहाँ से टीचर्स को पूरे देश में, अलग अलग देशों में हिंदी और संस्कृति का शिक्षण करने के लिए, उनको उनके ज्ञानवर्धन के लिए भेजा जाता है। बैंक की नौकरी का प्रशिक्षण हो या बीमा आदि क्षेत्रों में, संघ लोक सेवा आयोग से विज्ञापित पदों के क्षेत्र में रोजगार के अवसर हों, नाटक के शिक्षण प्रशिक्षण आदि की दुनिया हो, सिनेमा और विज्ञापन कला के शिक्षण प्रशिक्षण का क्षेत्र हो या रोजी रोटी कमाने के लिए अनुवाद करने की आधिकारिकता का क्षेत्र हो, सभी में हम देख सकते हैं यह निर्भर करता है कि हम भाषा का रचनात्मक प्रयोग कैसे और कितना कर पाते हैं। आज रेलवे में नियुक्तियां होती हैं तो हिंदी, अंग्रेजी, भारतीय भाषाओं का ज्ञान ये अपेक्षित आवश्यक है। आज बैंकों में नियुक्तियां होती हैं तो बोर्ड बन गए नियुक्तियों के, और कर्मचारी चयन आयोग इस क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाता है, जहां पर हिंदी में प्रशिक्षण करने वाले, कंप्यूटर जानने वाले, हिंदी में सहायता करने वाले सहायकों की, और इसी तरह हिंदी के अनुवादकों की, हिंदी में तत्काल भाषांतरणकर्ताओं की, भाषा के इम्प्लीमेंटेशन या कार्यान्वयन करने वाले विशेषज्ञों की, इन तमाम तरह की चयन परीक्षाओं में भी हम देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में विद्यार्थी आते हैं और अनुवाद या मौलिक प्रयोग भाषा का कितना जानते हैं। बहुत से सर्विस कमीशन बन गए, वहाँ भी इस तरह के पदों को सृजित किया जाता है, विज्ञापित किया जाता है और उस पर नियुक्तियाँ की जाती हैं। तकनीकी क्षेत्रों में चाहे कंप्यूटर का क्षेत्र हो, सिनेमा, दूरदर्शन, रेडियो आदि का क्षेत्र हो, विज्ञापनों की दुनिया हो, ब्लॉग राइटिंग की दुनिया हो, प्रवासियों के लिए लेखन का संसार हो, इन सब में देख सकते हैं मौलिक और अनूदित रूप में हिंदी का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है। तकनीकी और प्रौद्योगिकी इस आगमन ने शिक्षण प्रशिक्षण को अप्रत्यक्ष रूप से क्लासरूम के साथ साथ दूरस्थ शिक्षा से भी जोड़ दिया है, यानी ऑनलाइन एजुकेशन, इसमें भी भाषा की रचनात्मक भूमिका सुनिश्चित हो गई है। मीटिंग्स होती हैं, बहुत बड़े बड़े डेलीगेशंस के साथ ऑनलाइन चर्चा परिचर्चाएं हो जाती हैं। चिकित्सा के परामर्श भी ऑनलाइन होने लगते हैं, उनमें भी भाषाओं की भूमिका, उसमें हिंदी की, अंग्रेजी की या भारतीय भाषा की भूमिका यह महत्वपूर्ण होती चली जाती है। इस तरह हम देख सकते हैं कि शैक्षणिक साधनों संसाधनों से भी हम जुड़ पाते हैं। रोजगार और आजीविका के अनेक क्षेत्र आयामों पर हम देखें तो शिक्षण प्रशिक्षण अनुवाद के कारण वो अब धीरे धीरे सहज रूप से सुगम और सहज बन रहे हैं, उपलब्ध हो रहे हैं। इस क्षेत्र में निरंतर संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। एक बहुत बड़ा क्षेत्र जनसंचार क्रांति का, जनसंचार माध्यमों का भी खुल गया है। यहाँ यह युग तो सूचना और संचार क्रांति का युग ही है, इसलिए इसको सूचना प्रौद्योगिकी भी कहते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी की आधारशिला वह भाषा है।
मौलिक हो या अनुदित हो, उसकी जो बैकबोन है वो भाषा और अनुवाद है। इसलिए प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, न्यू मीडिया, इन सब पर हम दृष्टि डालें, सब में आजीविका के नए रास्ते खुल रहे हैं। अब ये हमें देखना है कि हमारे भीतर एक संपादक बैठा है, एक प्रूफ रीडर बैठा है, एक अनुवादक बैठा है, एक संवाददाता बैठा है, यह कौन है। पत्रकारिता के क्षेत्र को भारतेंदु युग से ही धीरे धीरे गति मिलती चली गई, उसका विकास होता चला गया। अब पत्र पत्रिकाओं में, तमाम रेडियो, टीवी, धारावाहिकों और विज्ञापनों की दुनिया में मीडिया, इनका प्रयोग, इनका प्रवेश, इसकी विशेषज्ञता, खेल की पत्रकारिता, अपराध समाचारों की भाषा, बाजार की भाषा, शिक्षा और संस्कृति की भाषा, पर्व उत्सवों और समसामयिक विषयों की भाषा, चर्चा परिचर्चा की भाषा, साक्षात्कारों की भाषा, फीचर लेखन की भाषा, संपादकीय आदि की भाषा, तमाम तरह से हम देख सकते हैं। अगर हमारे पास अगर किसी विषय क्षेत्र की विशेषज्ञता है और हिंदी भाषा में उसे अभिव्यक्त करने की कला है, उसका अनुवाद करने की शक्ति और क्षमता है, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों के लिए ये रोज़गार के अवसर प्रतीक्षारत हैं। अनुवाद और मौलिक हिंदी में लेखन करने वाले भाषा के अधिकारियों के लिए अब बहुत से नए अवसर खुल रहे हैं, जिनमें न्यूज़ रीडर, समाचार वाचक, हमने प्रारंभ में ही संकेत किया था कि उच्चारण यह ठीक होना चाहिए, शब्द का सटीक सार्थक चयन आना चाहिए, समाचार लिखना, समाचार संपादित करना, समाचारों का अनुवाद करना, यह भी आना चाहिए, समाचारों के स्रोतों की जानकारी होनी चाहिए, कंप्यूटर में सिद्धहस्तता हो ताकि हम कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल आदि उपकरणों के माध्यम से दुनिया भर के देशों से खबरों को आयात कर सकें, उनका संग्रह कर सकें, उनका अनुवाद कर सकें। और बहुत सारे ऐप्स आ गए, बहुत से सॉफ्टवेयर आ गए जो मशीन ही जिसमें अनुवाद करने की या भाषा का संयोजन करने की कला, इसका ज्ञान हमें प्राप्त होता है। तो ये भी आजीविका के क्षेत्र में मशीनों का रचनात्मक उपयोग भी अत्यंत सहायक हो गया। न्यू मीडिया की दुनिया में हम देखें, अनुवाद और मौलिक सृजन, इसके साधन बढ़ रहे हैं। ट्विटर पर ब्लॉग राइटिंग में बहुत से नए नए ऐप्स, बहुत से नए नए सॉफ्टवेयर इस क्षेत्र में मदद कर रहे हैं। अब सरकारी या गैर सरकारी ऐसी मशीनरी, ऐसी संस्थाएं इसमें सहायक सिद्ध हो रही हैं। भूमंडलीकरण ने भी मीडिया और मीडिया के अनुवाद को नई दिशाएं दी हैं। अनुवाद की प्रासंगिकता को या मौलिक लेखन, मौलिक सृजन, क्रिएटिव राइटिंग यानी सृजनात्मक अभिव्यक्ति, जिसमें कल्पना शक्ति होनी चाहिए, जिसमें तथ्यों को पिरोने की कलात्मकता होनी चाहिए, ये सब भी हम देख सकते हैं कि सरकारी गैर सरकारी स्तर पर, सरकारी गैर सरकारी विज्ञापनों में, सरकारी गैर सरकारी स्तर पर दी जाने वाली जन सामान्य की सामग्री को, संकेतों को, निर्देशों को, इन सब को समझने के लिए लोकहित, जनहित, परहित, सर्वहित के समाचार और चिकित्सा के समाचार, महामारियों के समाचार और इसी प्रकार रोजी रोटी के समाचार, खरीद फरोख्त के समाचार, क्रय विक्रय की दुनिया, इन सब को हम देख सकते हैं। तमाम तरह के प्राकृतिक आपदाओं के संदर्भ में सूचनाएं हो, पूर्व अनुमान हो, मौसम की जानकारी हो, इन सब क्षेत्रों में आज भाषा के आधिकारिक प्रयोक्ताओं की आवश्यकता है। यह युग असल में इस प्रकार का है कि आधिकारिक और प्रामाणिक जानकारी, भाषा पर अगर हमारा अधिकार है, अगर हमने उसे आत्मसात किया है, तो किसी भी अनुशासन से जोड़कर हम उसका प्रयोग कैसे, किस तरह से कर सकते हैं। सभी क्षेत्रों में हिंदी का वैशिष्ट्य अब उद्घाटित हो रहा है। उनकी शब्दावली विशेष का महत्व अब रेखांकित किया जा रहा है। इसलिए अगर हमें विज्ञापन लिखने हैं, विज्ञापन बनाने हैं, पंच लाइन बनानी है, उनके अनुवाद करने हैं, तो हमें उसमें भी अधिकार अर्जित करना होगा। क्योंकि स्लोगनों की इस दुनिया में, पंच लाइनों की इस दुनिया में किसी भी उत्पाद को विक्रय करना हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल हो,
रेफ्रिजरेटर हो, फ्रिज हो या टेलीविज़न हो या कार हो, किसी भी चीज़ को अगर बाज़ार में ले जाना है तो एक पंच लाइन के साथ, एक ऐसी उक्ति के साथ जो प्रयुक्ति के रूप में अपने उपभोक्ता समुदाय को आकृष्ट करती है। तो नौकरी और धनार्जन के अवसर, यह आवश्यक नहीं कि हम किसी संस्था में जुड़कर काम करें। यह भी हो सकता है कि हम घर बैठकर एक फ्रीलांस भाषा प्रयोक्ता के रूप में, एक फ्रीलांस क्रिएटिव राइटिंग करने वाले व्यक्ति के रूप में, हमें रिपोर्ट लिखनी आती हो, हमें तमाम तरह के पत्र प्रारूप आदि बनाने आते हों, हमें अनुवाद करना आता हो, तो एक अभ्यर्थी के रूप में यदि हमारी ज़रूरत कहीं हो तो हम उसमें भी सहायता कर सकें। इसलिए कल्पना की रचनात्मक शक्ति भाषा के साथ जोड़कर उसका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, इसकी आज बाज़ार को, समाज को ज़रूरत है। बहुत तरह के विज्ञापन हम अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में, रेडियो टेलीविज़न में देखते हैं। वो चाहे विवाह के विज्ञापन हो, चाहे कार खरीदने बेचने का, घर खरीदने बेचने का, दुकान किराए पर लेने या देने का, क्रय विक्रय के साथ साथ विवाह के विज्ञापन हो, नौकरी के विज्ञापन हो, व्यक्ति के खोने पाने के विज्ञापन हो, और तमाम तरह की चीज़ें खरीदने बेचने के साथ साथ किराए पर लेने देने के विज्ञापन हो, इन सब में भी हम देख सकते हैं। तो ये विज्ञापन लिखने की, बनाने की कला, यह भी भाषाविदों का ही कार्य है। इसलिए हम अपनी अभिरुचि को ध्यान में रखकर, अपने इंक्लिनेशन को ध्यान में रखकर इस बात पर काम करें कि हम कहाँ अपने आप को बेहतर सिद्ध कर सकते हैं। हम विधि के क्षेत्र में, हम तमाम तरह के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आयात निर्यात के क्षेत्र में, सूचनाओं के क्षेत्र में, खेलों की दुनिया में, सिनेमा की दुनिया में, डायलॉग्स को यानी संवादों के अंतरण की दुनिया में, संवाद लिखने की कलात्मक क्षमता हो, तमाम तरह के क्षेत्र हैं। बहुत सी न्यूज़ एजेंसियां काम कर रही हैं, फीचर एजेंसियां काम कर रही हैं, नौकरियों के लिए या फ्रीलांस काम के लिए भाषा के अधिकार को हमें सिद्ध करना है। इसलिए मित्रों, हमें भाषा के मनोविज्ञान को, उपभोक्ता के मनोविज्ञान को, समाज के मनोविज्ञान को समझते हुए अपनी भाषाई शक्ति और क्षमता का परिचय देना है। हमें बच्चों के अनुकूल भाषा, युवाओं के अनुकूल भाषा, महिलाओं के अनुकूल भाषा, कृषकों के अनुकूल, ग्रामीणों के अनुकूल, शिक्षा जगत के अनुकूल या दूसरे अनुशासनों के अनुकूल भाषा का प्रयोग आना चाहिए। अनुप्रयोग की समझ को विकसित करना चाहिए, अवरोह को समझना चाहिए, मुख मुद्रा को, हाव भाव को, आंगिक चेष्टाओं को भी समझना चाहिए। तभी हम आजीविका के साधनों को आत्मसात कर सकते हैं। देश विदेश में एक भाषा या द्विभाषिकता या बहुभाषिकता के आधार पर हम अपनी भाषाई शक्ति का रचनात्मक उपयोग कर सकते हैं। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं। पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।